1987 में भारत ने हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में भारत चीन सीमाओं पर एक विशाल सैन्य अभ्यास किया था। इस विशाल सैन्य प्रदर्शन में 1.5 लाख की एक बहुत बड़ी सेना शामिल थी, जिसमें न केवल कई पोतखाने और टैंक शामिल थे, बल्कि वायुसेना के कई स्क्वाड्रन भी शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश के सुमदुरोंगचू में भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा अतिक्रमण के जवाब में कुछ महीने पहले 50,000 भारतीय सैनिकों के अलावा बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी। लेकिन ये समस्या, जिससे दुनिया एक और चीन भारत युद्ध की शुरुआत को लेकर आशंकित थी, बाद में शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गई। सुमदुरोंगचू का मामला क्या था? खतरनाक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में भारत को इतने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने के लिए क्या प्रेरित किया? इस वीडियो में हम न केवल इस सैन्य तैनाती के बारे में जानेंगे, बल्कि भारत द्वारा सीखे गए सबक और बाद में लागू की गई रणनीतियों के बारे में भी जानेंगे। 1962 के युद्ध में चीन के विरुद्ध युद्ध में हार ने निर्संदेह भारतीय मनोबल को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचाया था। अतः भारतीय सेना किसी भी कीमत पर और पूरे दिल से इस अपमान से उभरने के लिए प्रतिबद्ध थी। परंतु भारत सरकार ने जो नीति अपनाई थी, उसके अनुसार वे चीन को भड़काना नहीं चाहते थे। इसीलिए चीनी सीमा पर गिने चुने सैनिक ही तैनात थे। लेकिन भारत की इस नीति का भरपूर लाभ उठाना ही चीनी रणनीति थी। 2 कदम आगे फिर दोस्त होने का नाटक करते हुए 1 कदम पीछे, ये चीनी रणनीति थी। समस्या तब शुरू हुई जब 1986 की गर्मियों में पीपल्स लिबरेशन सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सुमदुरोंगचू घाटी में अतिक्रमण कर लिया। ये क्षेत्र नमकाचू घाटी के करीब था। ये वही जगह थी जहां 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत को बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपसी समझौते के अनुसार विवादी क्षेत्र में केवल अस्थायी निर्माण की अनुमति दी गई थी, परंतु समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन सेना ने यहाँ स्थायी शिविरों का निर्माण शुरू कर दिया। जल्दी ही भारतीय सेना के 5वें पर्वतीय डिवीजन के गश्ती दल को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इस उल्लंघन की सूचना दी। सुमदुरोंगचू से चीनी सेना बहुत जल्दी तवांग में भारतीय रक्षा अड्डे तक पहुंच सकती थी। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल जिमी सिंह इस बात को अच्छी तरह जानते थे। अतः उन्होंने तुरंत सशस्त्र सैनिकों के एक समूह को 81 mm मोर्टार के साथ पास की लुंगरोलाव घाटी में निगरानी रखने के लिए भेजा। यदि चीनी सैनिक घाटी पार करने की कोशिश करते तो उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। उन्हें उनके वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल नरहरि का पूरा समर्थन प्राप्त था। यद्यपि उन्हें दिल्ली और पूर्वी सेना कमान द्वारा चीनी सेना को अनावश्यक रूप से उत्तेजित न करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 5वीं डिवीजन ने आत्मरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का फैसला किया। अतिक्रमण करने वाली चीनी सैनिकों को तेजी से पीछे धकेलने के लिए सेना की तैनाती पहला कदम था, लेकिन इन्फेंट्री को तोपखाना सहायता प्रदान करना आसान नहीं था, क्योंकि उक्त स्थान निकटतम मुख्य सड़क से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। खतरनाक पर्वत श्रृंखला पर तोपखाने को सुरक्षित परिवहन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी थे। वे सबसे शानदार सैन्य रणनीतिकारों में से एक थे। लेफ्टिनेंट जनरल नरहरि द्वारा अरुणाचल प्रदेश में गंभीर स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और उन्होंने कुछ ही समय में उस स्थान का दौरा किया। उस समय तक चीनी सेना ने एक हेलीपैड भी बना लिया था। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन चीन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जनरल सुंदर जी ने माना कि चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने सेना कमांडरों से मुलाकात की और तवांग में रक्षा और जवाबी हमले की तैनाती का आकलन किया। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कमांडरों ने हथियारों और गोला बारूद के तेजी से परिवहन के लिए 1200 खच्चरों का अनुरोध किया। इस पर जनरल सुंदर जी ने जवाब दिया, जब हमारे पास नवीनतम परिवहन हेलीकॉप्टर हैं तो हमें खच्चरों का उपयोग क्यों करना चाहिए। वास्तव में ये उस समय के आसपास था जब भारत ने सोवियत संघ से आधुनिक Mi-17 हेलीकॉप्टर को खरीदा था।
सेना प्रमुख के अनुरोध करने पर वायुसेना प्रमुख मार्शल डेनिस लाफोंटेन ने 127 हेलीकॉप्टर इकाई को भारतीय सेना को सेवा के लिए सौंप दिया। इकाई को 2 भागों में विभाजित कर एक भाग सियाचिन को तथा दूसरा भाग तवांग को सौंपा गया। उनका एकमात्र मिशन सैनिकों और कार्गो को किसी भी कीमत पर इच्छित स्थान पर पहुंचाना था। इस इकाई द्वारा कई उड़ानें भरी गईं। वास्तव में समुद्रोंगचू घाटी में और उसके आसपास एक पूर्ण पैदल सेना ब्रिगेड को लाकर तैनात किया गया। केवल 6 महीने के अंदर ही जनरल सुंदर जी आवश्यक संख्या में हथियारों और गोला बारूद का सफलतापूर्वक परिवहन कराने, एक हथियार डिपो स्थापित करने, एक हेलीपैड बनाने और क्षेत्र में पर्याप्त इंजीनियरिंग सहायता की व्यवस्था करने में सक्षम थे। संक्षेप में कहा जाए तो कुछ महीने पहले जो सिर्फ एक बुनियादी अवलोकन पोस्ट था, अब कुछ ही समय में वह एक पूर्ण विकसित आधार में बदल चुका था। चीन ने पहले ही तिब्बत सीमा पर एक बड़ी सैन्य उपस्थिति स्थापित कर ली थी और तब तक उन्होंने भारतीय सेना के हालिया आंदोलनों का विरोध करना शुरू कर दिया था। 1987 की शुरुआत तक चीन ने भी सीमा पर 20,000 सैनिकों के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। भारत ने प्रस्ताव दिया कि अगर चीन अपनी सेना को वापस बुलाता है तो भारत भी ऐसा ही करेगा, लेकिन इस प्रस्ताव को चीन अधिकारियों ने हठपूर्वक खारिज कर दिया। बल्कि और आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूर्वी तिब्बत में 8 और डिवीजनों को भी तैनात किया। ये स्पष्ट था कि चीन अपनी रणनीति के तहत शक्ति प्रक्षेपण का उपयोग करके भारत को डराना चाहता था। जनरल सुंदर जी नीडर थे और दृढ़तापूर्वक दुनिया और चीन को ये दिखाना चाहते थे कि भारतीय सेना अब 1962 वाली पहले जैसी सेना नहीं थी। इसके बाद उसी वर्ष के दौरान उन्होंने सीमा पर सैन्य अभ्यास करने के लिए सरकार से अनुमति भी प्राप्त कर ली और तब तक भारत पहले ही अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात कर चुका था। इसके अलावा इस अभ्यास के लिए सेना के 10 और डिवीजन और भारतीय वायुसेना के कई और स्क्वाड्रन लाए गए थे। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना ने अपनी भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-26 को भी नियोजित किया था। चीन को एक मौन चेतावनी के साथ जनरल सुंदर जी ने ये सैन्य अभ्यास शुरू किया कि भले ही भारतीय सरकार कहती हो कि चीन के साथ सीमा से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह के उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभ्यास का घोषित उद्देश्य ये पता लगाना था कि यदि आवश्यकता हो तो असम क्षेत्र से समुद्रोंगचू में कितनी तेजी से सेना को फिर से तैनात किया जा सकता है। लेकिन अभ्यास का मूल उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। वो ये था कि ये चीन को एक स्पष्ट चेतावनी थी कि इस तरह के किसी भी दुस्साहस किए जाने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी और ये भी कि भारत आसानी से चीनी सेना की बराबरी कर सकता है। कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर व्यवहारिक रूप से आमने सामने खड़े थे और ये स्थिति कई महीनों तक इसी प्रकार बनी रही। दूर दराज के सैन्य चौकियों के लिए आपूर्ति पूरी तरह से हवाई मार्ग से की जाती थी। पश्चिमी देशों ने यह मान लिया था कि इन सब के परिणाम स्वरूप भारत और चीन में एक और युद्ध होने की संभावना है। यद्यपि भारत ने चीन आक्रमण का दृढ़ता से मुकाबला किया, साथ ही भारत ने शांति के उद्देश्य से राजनयिक चर्चा को भी बढ़ावा दिया। मई 1987 में भारतीय विदेश मंत्री एनडी तिवारी ने उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में होते हुए बीजिंग का दौरा किया। उन्होंने अपने चीनी समकक्षों को ये बताया कि भारत सद्भाव की कामना करता है और नहीं चाहता कि आगे स्थितियां और जटिल बने। चीन ने भी कभी नहीं सोचा था कि भारत उसके अतिक्रमण के खिलाफ इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगा और चीन ने अपनी असलियत छुपाने के लिए भारत के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों सेनाओं ने एक फ्लैग मीटिंग की और अपने पूर्व पदों पर वापस आ गए। आज चीन के हालिया हमलों से बचने के लिए स्पष्ट रूप से भारत इसी तरह की रणनीति का उपयोग कर रहा है। अपने शांतिपूर्ण विकास के लिए एक मजबूत राष्ट्र को अवसर के आधार पर अपनी बुद्धि और शक्ति का एक साथ उपयोग करना होगा। जय हिंद।